बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। दोपहर के 4 बज चुके हैं और आज के स्पेशल रिपोर्ट में कुछ स्पेशल खबरें हम आपकी नजर करेंगे, क्योंकि श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक सेक्स रैकेट को बस्ट किया गया है, तश्तज़बाम किया गया है और इसमें कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। मुफस्सल जो इतलात और तफसीलात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट के अंदर बने रहे। उमर अब्दुल्ला की जानब से भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने उस स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो रेगुलर और हर दिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अंदर जो आईनी बेंच दफा 370 की समाअत कर रहा है, उसमें आज जहां मुतअद्दिद वुकला दफा 370 की दिफा के लिए सामने आए, वहीं पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिका नायब वजीर आला और साबिका PDP लीडर और मारूफ वकील मुजफ्फर हुसैन बेग भी दफा 370 की दिफा के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजफ्फर हुसैन बेग ने यह बात बड़ी जोर देकर बावर कराने की कोशिश की है कि आखिर ये जो आर्टिकल 370 आर्जी बताया जा रहा है, बार बार आर्जी बताया जा रहा है, इसके पीछे तवारीख क्या है। मुजफ्फर हुसैन बेग जिन्होंने पहले ये गिला किया कि उन्हें कम टाइम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इसके पीछे यानी आर्टिकल 370 टेम्पररी क्यों है, आरसी क्यों है, इस निस्बत से मुजफ्फर हुसैन बेग ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने हिस्ट्री बयान की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त मसले कश्मीर को यानी जम्मू कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाया था और उन्होंने कहा कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चले गए तो वहां पर बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर राय शुमारी की जाए। यानी मुजफ्फर हुसैन बेग कहते हैं कि हमारे ही मुल्क के वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर चले गए और वहां पर दरख्वास्त दी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर राय शुमारी की जाए, ताकि देखा जाए कि कितने लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और मुजफ्फर हुसैन बेग का कहना है कि उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की उस दरख्वास्त पर करारदादें पास की हैं, जिस पर भारत ने दस्तखत भी किए हैं, जिसकी वजह से दफा 370 जो है टेम्पररी बताया गया। यानी उन्होंने कहा कि जब रेजोल्यूशन पास हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तो उसके बाद ये टेम्पररी आर्टिकल 370 जो रिलेशन सेंटर की और स्टेट के साथ बनी हुई थी, ये टेम्पररी बन गई है और ये टेम्पररी तब तक थी जब तक राय शुमारी हो जाती। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जिसकी वजह से ये दफा 370 टेम्पररी यानी आर्जी कहलाता है। मुजफ्फर हुसैन बेग ने क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Documents which were confidential, and then he, my lord, wrote this book. It was not out of imagination or out of some sources like me and others or some politicians. It was with the sanction of the government of India that he had access to these arguments with my lord. Now, I first of all, my lord, if your lordship have volume 20 books -F, I'll be reading from that. I think your lordship have that. Volume 20 books -F. What PDF page will that be? It says, my lord, article. Yes, we've got that. It's at page 1, volume 20. That's Mr. Nurani's book. Yes. Article 370 of the Constitution of India relating to the state of Jammu and Kashmir. Jammu is missing, is now, that time it was 60 years old, now it is much longer. The Constitution came into force on 26th of January 1950, which our children celebrate every year, this 26th of and 15th of August, 26th of January 1950, and with it, this unique provision. All other provisions were debated in the Constituent Assembly of India after deliberations in its drafting committee and sometimes discussions in the Congress Parliamentary Party. Article 370 was discussed for 5 months by the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and his colleagues with the Prime Minister of Jammu Kashmir, Sheikh Mohammed Abdullah, and his colleagues
from May to October 1949, and then the reference is there. The state of Jammu and Kashmir is the only state in the Union of India which, my lord, negotiated the terms of its membership with the Union. The reason for that was Mr. Jawaharlal Nehru's Security Council resolution which said that status quo should be maintained till they decide which party is right. The Constituent Assembly merely put the imprimatur of its approval on 17th October 1949 to a draft agreed between the Union and the state. Article 370 records a solemn compact. Neither side can amend or abrogate it unilaterally except in accordance with the terms of that provision. The Union Home Minister, Your Lordship may forget that, transitory positions. My Lord, there is a history behind that, why it was called 370 temporary, because either they were bound by our misfortune. Our Prime Minister had gone to United Nations with this issue about Kashmir, and they had passed a resolution, and they had said you should have a plebiscite. That resolution is still there. Thanks Lord, nobody is now after that United Nations resolution. It's for that reason that it had been called temporary. That's the only reason. Now, my Lord, I am seeking your Lordship permission, first of all, to refer to a scholar, A.G. Noorani. I know him personally. He had taken the permission from the Prime Minister to go into the archives and take out जम्मू कश्मीर से एक और वकील जो कि खुद डीडीसी भी है, बारामूला से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिर होकर 5 रुकनी बेंच के सामने कि जो दफा 370 है ये इल्हाक का हिस्सा है, यानी इल्हाक और दफा 370 आपस में हिस्सेदार है। ये इरफान हफीज लोन ने कहा है। इरफान हफीज लोन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दस्तावेजात आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए हासिल किए हैं, और उन्होंने कहा कि उनसे पता चलता है कि सभी रियासतों ने उस वक्त 1947 के अंदर सभी रियासतों ने हिंदुस्तान के उस वक्त सप्लीमेंट्री एक्सेशन साइन किए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद वो इलाका था जिन्होंने ये सप्लीमेंट्री जो एक्सेशन है उन्होंने कहा कि मैंने आरटीआई के तहत कुछ दस्तावेजात हासिल किए हैं और उनसे पता चलता है कि सभी रियासतों ने उस वक्त सप्लीमेंट्री एक्सेशन किए थे, जबकि जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत थी कि जिसने ये सप्लीमेंट्री एक्सेशन साइन नहीं किए हैं। ये इरफान हफीज लोन ने कहा। इरफान हफीज लोन का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर के बारामूला के अंदर वो डीडीसी भी है, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 को लेकर अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे और आर्टिकल 370 की बहाली के लिए
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी दिफा के लिए अपने दलाइल जो है वो इरफान हफीज लोन ने आज सामने रखे। Run through your notes. Very briefly, within 1 minute. Look at your notes. Let's look at your notes. So it'll just bring clarity on what you want Yes, to Your add. Lordship. Your Lordships, and the circumstances under which instrument of accession was signed, and the letter to the Maharaja by the Lord Mountbatten, wherein he says that no sooner the normalcy returns, the will of the people will be ascertained. And I believe, Lordships, the will of the people was expressed by the Constituent Assembly, by the J&K Constituent Assembly, and they framed the Constitution and defined the constitutional relationship between Union of India and State of J&K. My Lordships, the Constituent Assembly of J&K provides in Article 370, my Lordships, in 370 is a self-contained provision which prescribes very candidly that consultation with regard to the instrument of accession, the subjects mentioned, and by that reference, my Lordships, the instrument of accession is part of the 370, because whenever we take recourse to the subjects, we have to take recourse to the instrument of accession. My Lordships, I have in my submitted the document which I obtained under RTI with regard to supplementary instrument of accession signed by the other states. J&K is the only state which didn't sign the supplementary accession. Only state. Your Lordship, 370 is the constitutional recognition to the instrument of accession. My Lordship. चलिए, इरफान हफीज लोन का कहना है कि 370 इलाहा की आईनी शनाख्त है और उनके साथ और भी सीनियर वुकला जो हिंदुस्तान के थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और उसमें सीनियर एडवोकेट नितिराम कृष्णन वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा है कि सियासी खुदमुख्तारी लोगों के पास है और इस अदालत ने तस्लीम भी किया है कि सियासी खुदमुख्तारी कानूनी खुदमुख्तार के सुपर्द है। उन्होंने कहा कि दफा 370 तर्ज हुक्मरानी को कंट्रोल करता है। ये दरअसल एक जमहूरी माहिदा है जो 370 का हिस्सा था। नितिराम कृष्णन ने यह भी कहा कि एक गवर्नर जिसे वुज़रा के काउंसिल में दफा 370 के तहत तस्लीम ही नहीं किया जाता, इस तरह से जो BCOs जारी किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई तब्दीली लानी है तो सिफारिश किसी ऐसी अथॉरिटी की तरफ से करनी होगी जो दस्तूर साज असेंबली के मुकाबले मैंडेट में बराबर हो। यानी उनका इशारा इस तरफ था कि जो जम्मू कश्मीर की आइन साज या दस्तूर साज असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बराबर जिस इदारे को मैंडेट होगा वही इसकी कॉन्करेंस दे सकता है और गवर्नर इसकी कॉन्करेंस नहीं दे सकता है। ये नितिराम कृष्णन ने अपना नुक्ते नजर रखा। लेकिन नितिराम कृष्णन के अलावा गुरुस्वामी जो उन्होंने भी अपना नुक्ते नजर रखा और उन्होंने कहा कि कल मिस्टर दिनेश द्विवेदी के सामने एक सवाल किया गया था कि क्या एक मेंबर असेंबली के बयान को आवाम की मर्जी का दर्जा दिया जा सकता है। ये एक खास तौर पर अहम सवाल है क्योंकि इस मामले में एक ही नहीं बल्कि दो अज्जा है। यह हमारे सामने एक बुनियादी और आईनी सवाल खड़ा करता है जिसमें आइन के बानियों के मुखालिफ तरीकों से आइन को तब्दील किया जा सकता है। मैं ड्राफ्टर या बहस करने वाला नहीं हूं। मैं जो बानिये हैं उनके आईनी इदारे पर हूं। जब हम तकसीम के वक्त इस मुल्क की बुनियाद के बारे में सोचते हैं और जब यह आइन का मसवदा तैयार होता था, उसी के साथ साथ एडवोकेट मनीष तिवारी वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन एक सियासी समाजी दस्तावेज होने के साथ साथ हमेशा कौमी सलामती का दस्तावेज रहा है क्योंकि ये रियासत की सख्त ताकत के इस्तेमाल के बारे में नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के दायरे में एक मामूली सा खदशा भी संगीन मुज़मिरात का हामिल हो सकता है। इससे पहले कि मैं शुमाली मशरिक में आ जाऊं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। उस पर SG तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की जनब से आए। उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल 370 जैसी आर्जी दफात और शुमाली मशरिक पर लागू खुसूसी दफात के दरमियान फर्क को समझना चाहिए। मरकजी हुकूमत का खुसूसी दफात को छूने का कोई इरादा नहीं है। इसके संगीन असरात मुरतब होंगे। कोई अंदेशा नहीं है और खौफ पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें अंदेशों में क्यों जाना चाहिए जब मरकज का ऐसा कोई इरादा ही नहीं है तो हम इसको क्यों पकड़े। मरकजी हुकूमत के बयान से खदशात दूर हो गए हैं।
तो इस तरह से ये आज कार्रवाई चलती रही है और भी वुकला आज यहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 की दिफा के लिए यहां पर जो है पेश हुए। तो इस तरह से आज तकरीबन सभी वुकला ने अपना टाइम मुकम्मल किया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब सरकार की जानिब से इस हसास मामले के अंदर या हसास मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार का रुख है उसकी समाअत होगी। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सेक्स रैकेट की, जो कि रेलवे कॉलोनी नौगाम के अंदर इससे बस्ट किया गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर रेलवे कॉलोनी नौगाम से आई है, जहां पर मकामी लोगों ने पुलिस की मदद से पहले मकामी लोगों को इस बारे में मालूमात जो है पता चली है और उसके बाद उन्होंने इस सेक्स रैकेट को यानी जिस्म फरोशी के एक अड्डे को तश्तज़बाम किया है। और इस हवाले से एक जो खबर मिल रही है वो यही है कि यहाँ के मकामी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद यहाँ पर तीन मकामी जो खवातीन हैं वो यहाँ पर देखी गई और उसके साथ साथ 2 नॉन लोकल्स जो 2 गैर रियासती लोग थे उनके साथ वो यहाँ पर पाए गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जिस घर के अंदर ये जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा था, ये उनका इल्जाम है अभी, और उनका कहना है कि वो एक सरपंच है जिसके घर में ये सब कुछ चल रहा था। इससे पहले भी उन्होंने खदशात का इजहार किया था और माना जा रहा है कि अब पुलिस ने इस निस्बत से कार्रवाई शुरू की है। पिछले 6 महीने से ये बिल्डिंग है पीडीपी सरपंच अब्दुर्रज़ाक नज्जार की। पिछले 6 महीने से हम इसको बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप डीसी के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। वो इनका साथ हमेशा दे रहा था। आज यहाँ के लोकल्स ने बड़ी हिम्मत से इनको रंगे हाथ पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। फिर पुलिस को बुलाया। अंदर कौन कौन आपने पकड़ा? अभी अंदर अभी हमने एक बंदे को पकड़ा, 3 लड़कियां थी। ठहरे पुलिस यहाँ पे सिचुएशन में थे क्या? जी बोलिए। यहाँ पे फिर पुलिस आई, उन्होंने उनको अपनी हिरासत में लिया और बिल्डिंग को सीज किया। अंदर कोई है अभी? अंदर अभी कोई नहीं है। जो लड़कियां थी वो कितनी थी? वो लड़कियां 3 थी, लड़के 2 थे। सबको पुलिस लेकर सब उनको पुलिस लेके गई। चलिए ये थी नौगाम की खबर, जो कि एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वुकला है जिन्होंने दफा 370 के हवाले से बड़ी कोशिश की है कि इसका दिफा किया जाए और जो जम्मू कश्मीर की आवाम का और जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नुक्ते नजर की तर्जुमानी और वकालत वहां पर करे, उसके लिए उमर अब्दुल्ला ने इन सभी वुकला का शुक्रिया अदा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े वुकला ने 370 की बहाली के हक में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जिस तरह से अपना केस मजबूत रखा, उससे जम्मू कश्मीर के अवाम को तना होने का जो एहसास था वो मिट गया है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक तन्हाई का एहसास था। उन्हें लग रहा था कि मुल्क हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मुल्क के सबसे बड़े चोटी के जो वुकला है उन्होंने जिस तरह से उनका नुक्ते नजर जम्मू कश्मीर के लोगों का रखा है, उससे लग रहा है कि हम तन्हा नहीं हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की उम्मीद है। वकीलों को जम्मू कश्मीर के हक में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाकई हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत मतलब हेवी और कॉन्स्टिट्यूशनली एप्ट जो आर्ग्यूमेंट्स रही, मैं तो अपनी जगह मुतमईन हूं कि इससे बेहतर शायद हम कर नहीं सकते थे। अब इंतजार करेंगे हुकूमत का जवाब क्या रहता है और फैसले का। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू के सांबा इलाके की, जहां पर आज बंद की कॉल दी गई थी। दरअसल सांबा के अंदर जो सरोवर टोल प्लाजा है उसको बंद करने की मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और सांबा में लोगों ने आज बंद की कॉल दी हुई थी। एहतजाजियों ने टोल बंद करने तक मुजाहरा जारी रखने का भी इंदिया दिया है। एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने 26 लोगों को कल ही गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारियों के बावजूद भी इलाके के अंदर
जो एहतजाज है वो लगातार जारी है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है सांबा को लेकर। महबूबा मुफ्ती ने सांबा के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं टोल प्लाजा को लेकर उस पर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्विटर, जिसे आज एक्स के नाम से भी जाना जाता है, उस पर अपना नुक्ते नजर बयान करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार सांबा में टोल टैक्स के आड़ में बेतहाशा रकूम बटोर कर जम्मू के अवाम को लूट रही है। कहा अब जबकि इस अवाम दुश्मन इकदाम के लिए एहतजाज हो रहे हैं, ताहम सरकार की जानिब से कोई ऐसा कदम या हल नजर नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील की है कि वो टोल माफिया को रोकने में जाती मुदाखलत करें। इधर श्रीनगर के अंदर आज वैन ड्राइवर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वैन ड्राइवर्स ने कहा है कि उनसे पार्किंग का इजाफी फीस जो है वो वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ उन्होंने जो ड्राइवर्स हैं उन पर इल्जामात भी लगाए और उन्हें ज़दोकोब भी किया है। स्टार्टस लगभग गई 20 वरी स्कूलस पकान स्टार्टस बनान वो 700 रुपये 700 पे वोत पोतुस 900 रुपये 900 पे वोत यमो 100 रुपये दोपुक 100 रुपये बड़ो तन खसो ना वह कहें तम पे ओतर बे डिमांड करान तुम बड़ो 2000 हेको ना बढ़ित कह यप बैंकन फाइनान्स गाड़ियन ये 5-5 लक्ष लगभग फाइनान्स गाड़ियन बरवोस वो पार्किंग बरवोस गाड़ी तेल वो तेल लीटर चुनकस 102 रुपये कत बरो लगभग बड़ पोतुस तमें 2000 रुपये वो वनकस वन बे। तो नाज़रीन आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अमान अल्लाह।